सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द रैंडम इफेक्ट मॉडल। तो जैसे कि आप सबको पता है, हमने ऑलरेडी वीडियोस में पढ़ चुके हैं एस्टिमेशन ऑफ द पैनल मॉडल, जिसमें हमने पहले पढ़ा था कि पूल्ड ओवरलेस, उसकी प्रॉब्लम्स के चलते हमने फिर पढ़ा था फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल, और अब आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द रैंडम इफेक्ट मॉडल। तो रैंडम इफेक्ट मॉडल क्या होता है? देखिए, जब हमने फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल की बात करी थी तो मैंने आपको इस तरीके का एक मॉडल पढ़ाया था, दैट इज़ वाई आई टी इज इक्वल टू बीटा 1 आई प्लस बीटा 2x2 आई टी प्लस बीटा 3x3 आई टी प्लस यू आई टी। इसका मतलब यहाँ पे हमने क्या कहा था, ये जो कंपोनेंट है बीटा 1 आई, यानी जो हमारा इंटरसेप्ट टर्म है वो जो है वो वेरी करेगा, इंटरसेप्ट टर्म जो है वो चेंज होगा, और जो स्लोप है वो कांस्टेंट रहेगी, राइट। यही हमने लिया था फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल में। फिर हमने उसके दो वर्जन्स पढ़े थे, LSDV एंड हमारा विद इन ग्रुप मॉडल, राइट। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, हमने क्या कहा कि अब हम कह रहे हैं कि रैंडम इफेक्ट मॉडल क्या होता है। इसका दूसरा नाम है एरर कंपोनेंट मॉडल, दैट इज़ ECM। आपको बुक में ये नाम भी मिल सकता है, ECM मॉडल, तो कंफ्यूज मत होइएगा, इसी का ही अनदर वर्जन है। और दूसरा नाम है कंपोनेंट ऑफ वेरिएंस मॉडल। अब इसका क्या मतलब है? तो देखिए, जब हमने कहा कि बीटा 1 जो है वो फिक्स्ड है, तो इसका मतलब हम किसकी बात कर रहे थे? फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल की बात करते हैं। अब हमें बढ़ना है रैंडम इफेक्ट मॉडल। तो हम क्या कह रहे हैं कि ये जो बीटा 1 आई है, इस कंपोनेंट को अब हम फिक्स नहीं लेकर चलेंगे, रैंडम वेरिएबल लेकर चलेंगे। अब इसका क्या मतलब है, ये भी मैं आपको 2 मिनट में समझाती हूँ। पहले आप डेफिनेशन देखिए। रैंडम इफेक्ट मॉडल इज अ स्टैटिस्टिकल मॉडल इन विच द इफेक्ट्स एसोसिएटेड विद द डिफरेंट ग्रुप्स और सब्जेक्ट्स आर ट्रीटेड एज अ रैंडम वेरिएबल ड्रॉन फ्रॉम अ कॉमन पॉपुलेशन, ठीक है। ओके, तो बिफोर दैट मैं पहले एजम्पशन समझा देती हूँ, एंड देन मैं आपको बहुत ईजी वे में आपको समझाऊंगी कि रैंडम इफेक्ट मॉडल क्या होता है। तो रैंडम इफेक्ट मॉडल नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होनी चाहिए विद मीन 0 एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर। एरर्स भी जो है हमारे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होने चाहिए। देन इंडिपेंडेंस बिटवीन द रैंडम इफेक्ट एंड द एरर, दैट इज कोवेरियंस बिटवीन द UI एंड एरर टर्म्स इट इक्वल्स टू 0, और हमारा जो वेरियंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए। रैंडम इफेक्ट्स जो हैं वो हमारे अनकोरिलेटेड होने चाहिए विद द एक्सप्लेनेटरी टर्म, दैट इज कोवेरियंस बिटवीन द UI एंड द एक्सप्लेनेटरी वेरिएबल शुड बी इक्वल्स टू 0, एंड देयर विल बी अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। वही सारे assumptions हैं जो हमने भी पहले वाले मॉडल्स में पढ़े थे। अब हम बात करते हैं अबाउट द जोनल फॉर्म ऑफ द रैंडम इफेक्ट मॉडल। अब ये क्या है, इसको समझ लेते हैं एक बार। विल स्टार्ट विद द एयरलाइन एग्जाम्पल जो मैंने अभी तक कंटिन्यू किया है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ एन एयरलाइन विल डिपेंड अपॉन द आउटपुट ऑफ द एयरलाइन, यानी कितने वो पैसेंजर्स लेके जा रहा है, कितनी फ्लाइट्स ऑपरेट कर रहे हैं, एविएशन फ्यूल प्राइस क्या है, और हमारा जो लोड फैक्टर है, यानी लोड फैक्टर मतलब कि कितने लोग जो हैं उस फ्लाइट में बैठ रहे हैं, एंड इट विल डिपेंड अपॉन म्यू आई क्या है? रैंडम इफेक्ट यानी एयरलाइन स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, जिसको हम मेजर नहीं कर सकते। और UIT जो है वो रैंडम डिस्टर्बेंस टर्म है। अब इन दोनों को समझते हैं पहले, म्यू आई क्या है और म्यू आई IT क्या है। तो म्यू आई मीन्स दैट विल चेंज अकॉर्डिंग टू द क्रॉस सेक्शनल यूनिट्स, ये मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। तो जैसे मान लेते हैं हम एयरलाइंस की बात करते हैं, तो आपको पता है हर एयरलाइन जो है वो डिफर होती है, और उसके हर एयरलाइन के अपने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम बात करते हैं, हमने 6 एयरलाइंस ली, एयर इंडिया ले लेते हैं, इंडिगो, स्पाइस जेट, विस्तारा, एमिरेट्स, कतर एयरवेज, ठीक है। तो ये हमने 6 एयरलाइंस ले ली। अब आप इनका डाटा हमने ले लिया से फॉर 15 ईयर्स का हमने डाटा लिया है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या है कि क्या जो कॉस्ट है किसी भी एयरलाइन की वो इफेक्ट होती है बाय द फ्यूल प्राइस, आउटपुट एंड द लोड फैक्टर, राइट। ये तो मेन कॉमन है जो कि हम सभी एयरलाइंस के लिए देख रहे हैं। अब रैंडम इफेक्ट क्या होगा? अब आपको पता है हर एयरलाइन की कुछ अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि हम कहते हैं कि मैनेजमेंट क्वालिटी जो है हर किसी की अपनी अलग होगी, स्टाफ की प्रोडक्टिविटी सबकी अपनी होगी, एयर की क्वालिटी, एयरलाइन क्वालिटी विल डिफर, ठीक है। कस्टमर की सर्विसेज अपने अकॉर्डिंग होगी, उनका जो है ब्रांड की रेपुटेशन, उनका जो एयरक्राफ्ट है उसकी क्वालिटी अलग होगी। तो इस तरीके से जो है हम कहते हैं कि ये चीज़ें डिफर करती हैं फ्रॉम एयरलाइन टू एयरलाइन, ठीक है, लेकिन टाइम के अकॉर्डिंग ये वेरी नहीं करेंगी, राइट। तो दिस इज़ नोन एज म्यू आई। अब अगर हम बात करें तो अब इसको हम कैसे मॉडल में कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं? मान लेते हैं हम इंडिगो की बात कर रहे हैं, तो हम मानते हैं कि मान लो इंडिगो की ना बेकार है, मतलब सर्विसेज बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है, एयरक्राफ्ट अच्छे नहीं है, टाइम पे जो है वो पहुंचाती नहीं है अपनी फ्लाइट्स को, तो इट विल हैम्पर देयर कॉस्ट, राइट। तो उनका जो म्यू आई है वो क्या हो जाएगा? इट विल बी +8। इसका मतलब क्या होगा? इट विल एडिशन टू द कॉस्ट ऑफ द एयरलाइंस। जबकि हम बात करते हैं मान लो एयरलाइन इंडिया के, मान लेते हैं एयरक्राफ्ट बहुत अच्छे हैं, सर्विसेज बहुत अच्छी है, क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो म्यू आई क्या हो जाएगा? -5। इसका मतलब उसकी वजह से कॉस्ट में जो है वो डिक्रीज आ रहा है। तो दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय म्यू आई, यानी कि हर एयरलाइन की जो अपनी करेक्टरिस्टिक्स है उसकी वजह से कॉस्ट के ऊपर क्या इंपैक्ट आ रहा है उसको हमें दिखाता है कौन? म्यू आई। आई होप समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं म्यू IT की, डिस्टर्बेंस रैंडम टर्म, ठीक है। डिस्टर्बेंस रैंडम टर्म का क्या मतलब है? रैंडम डिस्टर्बेंस का क्या मतलब है? अब मान लीजिए दिस विल चेंज अकॉर्डिंग टू व्हाट
दिस विल चेंज अकॉर्डिंग टू द टू थिंग्स, दैट इज़ फर्स्ट वन इज़ अकॉर्डिंग टू द टाइम एंड अकॉर्डिंग द क्रॉस सेक्शन यूनिट्स। जैसे कि मान लीजिए कोई वेदर प्रॉब्लम हो गई, ठीक है, स्ट्राइक हो गई, कोई टेम्परेरी इश्यूज़ हो गए, ठीक है, पैंडमिक आ गया जिसकी वजह से फ्लाइट्स नहीं चल रही हैं, अनएक्सपेक्टेड एयरपोर्ट पे कोई चार्जेस आ गए, तो इन सब की वजह से क्या होगा, आपके रैंडम मॉडल जो है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो अब हम क्या कह सकते हैं कि ये कहने की बजाय कि हर एयरलाइन की एक फिक्स्ड इंटरसेप्ट है, हम ये कहते हैं कि हर एयरलाइन जो है कॉमन पॉपुलेशन से आई है और उसकी जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है, रैंडम है। इसी मॉडल को हमें दिखाता है रैंडम इफेक्ट मॉडल। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम मैथमेटिकली देखते हैं। थ्योरेटिकली तो ये रीजनिंग थी, ये एक्सप्लेनेशन थी। अब हम समझते हैं अबाउट द मॉडल। अब ये देखिए टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है ये आपका मॉडल है, इसको ध्यान से पढ़िए। हमने क्या कहा, हमने पहले क्या लिया था, बीटा 1i, यानी जो हमारा इंटरसेप्ट टर्म है वो डिफर करती है, लेकिन हमने क्या कहा, वो जो इंटरसेप्ट टर्म है वो दो पार्ट से बनी है, दैट इज बीटा 1i इज इक्वल टू बीटा 1 प्लस ei, यानी बीटा 1 एक इंटरसेप्ट आपकी फिक्स्ड है जो कि कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स है, प्लस एरर टर्म, जो ये एरर टर्म हम म्यू आई की बात कर रहे थे, इसी की बात कर रहे हैं, ये जो इसको हमने ठीक है ई आई से डिनोट किया है, यानी एरर टर्म जो कि हर एयरलाइंस की अपनी डिफर कर रही है। जैसे कि हमने कहा था मैनेजमेंट क्वालिटी है, उसका एयरक्राफ्ट की क्वालिटी है, ये सब चीज़ें, ठीक है। अब तो अगर हम इसको कहें तो बीटा 1i इक्वल टू बीटा 1 प्लस ई आई, राइट। तो ई आई क्या है, हमारा एरर टर्म है। तो अब मैं यहाँ पे बीटा 1 की जगह, बीटा 1i की जगह अगर लिख दूँ बीटा 1 प्लस ई आई, तो हम इसको कैसे देखेंगे, मॉडल में देखिए बीटा 1 और ई आई मैंने यहाँ लिख दिया है, बीटा 2 Q2i, बीटा 3 PFIT, बीटा 4 LFIT और म्यू आई टी प्लस ई आई, ठीक है। तो अब हमने क्या करा, अब हमने क्या कहा, ये जो दो एरर टर्म्स थे ना, इनको कंबाइन करके हमने एक उसमें लिख दिया, दैट इज WIT। तो सेम हो गया हमारा मॉडल, जहाँ पे WIT क्या है, हमारा कंपोजिट एरर टर्म है। अब ध्यान से समझिए क्या है, कंपोजिट एरर टर्म है, यानी कि कंबाइंड एरर टर्म है। इसी कंबाइंड एरर टर्म की वजह से, कंपोजिट एरर टर्म की वजह से इसका नाम क्या पड़ा, एरर कंपोनेंट मॉडल, ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं। तो अब हमने क्या कहा कि जो UIT है दैट शुड फॉलो अ नॉर्मल रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड सिग्मा स्क्वायर, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर, एंड EIT जो है, EI है नॉट T, EI जो है वो भी वेरी करेगा, इट विल फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विद मीन 0 एंड आपका सिग्मा स्क्वायर जो होगा वो E होगा, ठीक है। एंड दोनों के बीच में कोई भी कोवेरियंस नहीं होना चाहिए, दोनों एरर टर्म्स में आपस में टाइम में नहीं होना चाहिए, और इन दोनों का अपने आप में यानी कि EI और UIT के बीच में कोई भी कोवेरियंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, हमारे मॉडल में किस चीज़ की प्रॉब्लम आएगी, इनकंसिस्टेंसी की। क्यों, क्योंकि मैं आपको ये ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ, अगर एरर टर्म्स आपस में क्या होते हैं, कोरिलेटेड होते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आती है हमारे पास, जो है ऑटो कोरिलेशन की प्रॉब्लम होती है अगर आपस में कोरिलेटेड है, और हमारी जो है साइमल्टेनियस इक्वेशन बायसनेस की प्रॉब्लम आएगी अगर वो एरर टर्म हमारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के साथ कोरिलेटेड है, ठीक है। अब ये समझ लीजिए इसको यूज़ कब करते हैं रैंडम इफेक्ट मॉडल को, जब हमारी एंटिटी इफेक्ट जो है वो रैंडम हो, कोई कोरिलेशन नहीं होना चाहिए आपका प्रेडिक्टर्स के साथ, कोई जब आपको टाइम इनवेरिएंट वेरिएबल्स हो, यानी जो ऐसे वेरिएबल्स हो जो टाइम के साथ वेरी ना कर रहे हो, और आपको स्टैटिस्टिकल एफिशिएंसी चाहिए हो, तब आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अनदर और लास्ट पॉइंट जो हमें रैंडम इफेक्ट मॉडल में पढ़ा है, दैट इज़ हॉजमैन टेस्ट। हॉजमैन टेस्ट क्या बताता है, ये हमें हेल्प करता है चूज़ करने में कि हमें फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल लेना है या रैंडम इफेक्ट मॉडल लेना है। थ्योरेटिकली तो बहुत इजी है समझना, लेकिन प्रैक्टिकली देखना बहुत मुश्किल हो जाता है, तो दैट्स वाई ये हमें हेल्प करता है इस टेस्ट को करने में। तो सबसे पहले हम नल हाइपोथेसिस क्या लेते हैं, रैंडम इफेक्ट मॉडल जो है हम उसको प्रेफर कर रहे हैं, ऑल्टरनेट कहता है फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल इज प्रेफर्ड। सो अगर आपकी पी वैल्यू, मैंने आपको हर बार बताया, इफ़ P इज़ लो तो नल गो, अगर P लो है नल गो होगा, इसका मतलब कि ये रिजेक्ट हो गया और हम कहेंगे फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल प्रेफर्ड है, तो आप फिक्स्ड इफेक्ट मॉडल लगाएंगे। लेकिन अगर P वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी 5% से, तो हम कहेंगे दैट इज़ हमने एक्सेप्ट कर लिया नल हाइपोथेसिस को, दैट इज़ रैंडम इफेक्ट मॉडल ही प्रेफर्ड होगा। तो आई होप आपको रैंडम इफेक्ट मॉडल भी समझ में आ गया होगा। विद दिस आपका ये पैनल डाटा वाला चैप्टर होता है कंप्लीट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आपका नेक्स्ट जो है आर्च कार्च मॉडल। टिल देन थैंक यू एंड बाय बाय।